नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। कोर्ट के भरोसे उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड में सियासी घमासान इस वक्त चरम पर है और सियासत को लेकर खींचतान का दौर भी चल रहा है। इसी बीच हरीश रावत ने राज्यपाल से मुलाकात की। हरीश रावत ने राज्यपाल को 2 ज्ञापन भी सौंपे, जिसमें 34 विधायकों के दस्तखत हैं। तो कुंजवाल ने सभी नियमों को ताक पर रखकर उस विधेयक को पास कर दिया, जिस पर सारा बवाल खड़ा हुआ। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट चरम पर है। तुम डाल डाल हम पात पात की तर्ज पर राजनीतिक चालें चलकर उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ज्यादा आगे नहीं जा पाए। आज उत्तराखंड 2 सूबों में बटा हुआ है, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं। दोनों जोन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कुछ विधायक इस दल में हैं तो कुछ उसमें। राज्य में धीरे धीरे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जिसका एक अहम कारण है राज्य में चरमराती कानून व्यवस्था। अपनी जमीन पर कायम रहने के लिए हरीश रावत ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें 2 ज्ञापन सौंपे। हरीश रावत ने बताया कि ज्ञापन पर 34 विधायकों के दस्तखत हैं। राजभवन पहुंचे विधायकों में 27 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय, 2 बीएसपी के और 1 यूकेडी का विधायक है। उधर शक्ति प्रदर्शन के लिए जारी इस खेल में बीजेपी भी कूद गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेता भगत कोश्यारी के साथ 27 बीजेपी विधायक देहरादून में हैं। हमको ठीक से सब चीजें जानकारी नहीं दी गई और बाद में जब हम लोगों ने राष्ट्रपति जी से कहा तो वो सब बड़े जानकार हैं और वो ये समझ गए कि भाई गैर कानूनी काम हुआ है, असंवैधानिक काम हुआ है। तो फिर राज्यपाल जी की संस्तुति पर और ये विधानसभा को उसको राज्य सरकार को भंग कर दिया गया है। सियासत का अंत यही नहीं होता। राष्ट्रपति शासन के ऐलान के बावजूद भी उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दिया और सफाई देते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति शासन की कोई सूचना नहीं मिली है। यही नहीं, 18 मार्च को विनियोग विधेयक को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कुंजवाल ने सभी नियमों को ताक पर रखकर उस विधेयक को पास कर दिया। 18 तारीख को विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ है और ये जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने सारे नियम को ताक पर रख करके और उसको पास होने की घोषणा कर दी। तो पहली बात तो है कि उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी विधानसभा है, अभी विधानसभा भंग नहीं हुई है। जब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल चाहे कि जब विधानसभा बुलाई जाएगी तो सबसे पहले उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव होकर और उनको हटाना चाहिए, क्योंकि उनको कोई भी नैतिक अधिकार विधानसभा अध्यक्ष रहने का नहीं है। उत्तराखंड की सियासत को लेकर खींचतान अभी बाकी है। विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, बल्कि निलंबित रखा गया है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन के बावजूद किसी नई सरकार के गठन का विकल्प अभी खुला है। देखना है कि इसके लिए बीजेपी अगर पहल करती है तो कब, क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच बीते 2 महीने में दूसरी बार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो उत्तराखंड में राजनीतिक संकट फिलहाल जारी है और खबर ये आ रही है कि सुनवाई इस बीच खत्म हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने याचिका दायर की थी, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। इस राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और ये सुनवाई अभी खत्म हो गई है। और बड़ी खबर आपको सीधा बता दें, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। राजनीतिक सियासत लगातार चल रही है वहां पर उठापटक के बीच, और खबर ये कि नैनीताल हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई फिलहाल खत्म हो गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति शासन जो लागू राज्य में किया गया है, उस राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। और इस पूरे प्रकरण पर सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। इस दस्तावेज को रद्द करना उत्तराखंड की जनता का अपमान है, उत्तराखंड के विधानसभा का अपमान है और एक कुत्सित षड्यंत्र है जिसमें भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राज्य का बाहर के सब लोग सम्मिलित हैं।
हम केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ऐसे किसी कुत्सित प्रयास को, घटिया प्रयास को स्वीकार नहीं करेगी। ये दृढ़ मत है, तर्क आधारित दृढ़ मत है, विधि विधान सम्मत दृढ़ मत है, संविधान सम्मत विश्वास है कि हमारा जो विधेयक है, जो बजट है, वो उत्तराखंड की निर्वाचित विधानसभा ने पारित किया है। जहां विधानसभा अस्तित्व में है, राज्य का बजट पारित करना विधानसभा का ही अधिकार है और उत्तराखंड की विधानसभा 18 तारीख को भी अस्तित्व में थी और आज भी अस्तित्व में है। इस बजट को हाईजैक करने का, इसको ओवरटर्न करने का, इसको बदलने का या इसको खत्म करने का, रद्द करने का कोई भी प्रयास उत्तराखंड की जनता का अपमान है, उत्तराखंड के विधानसभा का अपमान है और विधानसभा के सदस्यों का अपमान है। आप लोग देख रहे होंगे निरंतर किसी न किसी निर्णय के विषय में आ रहा है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी बोली भाषा आदि के विषय में आया है। आज भी पढ़ रहा था मैं, कैसी में पढ़ रहा, मतलब अब टिकल डाउन कर रही हैं। जो हमने निर्णय लिए थे वो निर्णय धीरे धीरे अमल में आ रहे और इसलिए मेरा आरोप है, दूसरा आरोप है कि जन कल्याण के लिए हमारी की गई घोषणाओं को निगेटिवेट करने के लिए, उनको नकारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दबाव पैदा कर रहा है ताकि इस बजट को जो है अस्तित्व में न रहने दिया जाए। सुना, जो कुछ भी उत्तराखंड की सियासत में चल रहा है, इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया हरीश रावत ने। बड़ी खबर, 31 मार्च को नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है कि 31 मार्च को सरकार को बहुमत साबित करना है। तो कांग्रेस की तरफ से याचिका डाली गई थी नैनीताल हाईकोर्ट में, वो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया, इस राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका डाली गई और इससे लेकर बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है जो नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। फैसले में ये कहा गया है कि 31 मार्च को सरकार को बहुमत विधानसभा में पारित करना होगा, साबित करना होगा। आपको बता दें, विधानसभा को निलंबित किया गया है, विधानसभा को भंग नहीं किया गया है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा लगाया गया है और इस शासन के खिलाफ, इस राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट गई और आज वहां पे फैसला आया। फैसले में साफ साफ कहा गया कि 31 मार्च को बहुमत साबित कांग्रेस को करना होगा, सरकार को करना होगा विधानसभा में। और मेरे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी के दुबे इस बीच जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार दुबे मेरे साथ हैं। कृष्ण कुमार, क्या अपडेट फिलहाल आपको मिल रही है हाईकोर्ट की तरफ से और क्या कुछ कहा गया आज? देखिए, हाईकोर्ट ने साफ तौर से जो फैसला लिया है वो कहीं न कहीं से एक राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसको जरूर चेंज करेगा फिलहाल। लेकिन हरीश रावत ने जिस प्रकार से ऐलान किया है कि वो जो है उपवास पर बैठेंगे, तो स्वाभाविक तौर से प्रेशर और टेक्निक जो है उसमें वो काम कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो आखिरी तक वो लड़ेंगे। अब देखना होगा कि इसको लेकर के केंद्र सरकार का अगला रुख क्या होता है। कृष्ण कुमार, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 31 मार्च को अब सरकार को बहुमत साबित करना होगा विधानसभा में। आप ये बताएं कि फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है, क्या ये बहुमत सरकार साबित कर पाएगी विधानसभा में? क्या सिचुएशन है, कितनी सीट्स इस बीच कांग्रेस के पास है, क्या किसी का समर्थन हासिल कर सरकार बनाने में आसानी होगी वहां पर हरीश रावत सरकार को? क्या सिचुएशन इस बीच बन रही है?
ध्यान रखना होगा कि कल जिस प्रकार से एक लिस्ट सौंपी है हरीश रावत ने राज्यपाल के पॉल को, तो उसमें से उन्होंने 34 लोगों विधायकों के नाम दिखाए हैं। 34 में से वो 32 को अपने साथ लेके गए थे। तो इस प्रकार से जब 31 तारीख को जो उन्होंने कोर्ट ने फैसला दिया है कि सरकार अपना बहुमत साबित करे, तो ये एक केंद्र सरकार को देखना होगा पूरी तरीके से एक पलटवार है। केंद्र सरकार के का जो राष्ट्रपति शासन है उसको एक चैलेंज करते हुए, उसको रद्द करते हुए कम से कम सरकार ने के इस कदम को हाईकोर्ट में दबाव में लिया है और हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि 31 तारीख को बहुमत साबित करें हरीश रावत, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है केंद्र सरकार के लिए। और स्वाभाविक तौर से आप 31 तारीख को जब वो बहुमत साबित करने के लिए उतरेंगे तो देखना होगा कि उनके साथ जो संख्या बल कितना रहता है। फिलहाल लेकिन वो दावा कर रहे हैं और जो उन्होंने उपवास में बैठने की बात कुछ देर पहले कही थी, मुझे लगता है कि 31 तारीख का जो एक बहुमत साबित करने का जब हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया है तो उसके बाद उसको भी पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब जो 34 लोगों के नाम उन्होंने राज्यपाल के सामने दिए हैं और जो कल वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था उन्होंने वहाँ पे, तो वो एक स्वाभाविक तौर से अब जो है दबाव जरूर बनाने के लिए एक काफी फायदेमंद रहेगा। अब देखना होगा कि जोड़ तोड़ में किस प्रकार से माहिर होकर के वो अपनी सरकार बचाते हैं। बिल्कुल कृष्ण कुमार, जो भी अब कुछ उत्तराखंड की सियासत में होता हुआ आया है, इसके लिए कांग्रेस लगातार बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही थी। बीजेपी का षड्यंत्र है जो कुछ भी सियासत चल रही है उत्तराखंड में, ऐसा हरीश रावत सरकार का कहना है। अब ऐसे में ये जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है, ये हरीश रावत सरकार के पक्ष में फैसला आ गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि अब राज्य में खराब हो सकती है। देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी की छवि नहीं, केंद्र सरकार की छवि खराब हुई। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति ने कैबिनेट की अनुशंसा पर निर्णय ले लिया था राष्ट्रपति शासन का उत्तराखंड में, तो ये इसको हाईकोर्ट में एक प्रकार से कहा जाए कि रद्द कर दिया गया। तो उसको रद्द करने के बाद केंद्र की छवि खराब हुई और दबाव जो है आप कम से कम कांग्रेस केंद्र में उत्तराखंड को मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर बनाएगी कि जिस प्रकार से चुनी सरकार को निलंबित करने का एक आदेश उन्होंने पारित करा लिया था, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगवा लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रकार से कहा जाएगा कि ये एक पलटवार हुआ है केंद्र सरकार की तरफ। हाईकोर्ट ने जो एक फैसला दिया है उससे केंद्र सरकार के लिए काफी चिंता की बात और फजियत हुई है, सीधे कहा जाए तो ये। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो 31 मार्च को हरीश रावत सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। ये फैसला नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आया है कांग्रेस की उस याचिका पर जो राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की थी। और अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हरीश रावत सरकार अपना बहुमत साबित कर पाती है। कांग्रेस के पास 36 सीटें, 36 विधायक हैं, जिनमें से 9 बागी हो गए, यानी कि 27 उनके पास अभी विधायक हैं। 28 बीजेपी के पास हैं, 2 बीएसपी के पास हैं, 3 निर्दलीय हैं और 1 यूकेडी के पास हैं। तो कांग्रेस के पास 27 हैं अभी वहां पर। कांग्रेस के पास 27, 2 बीएसपी के पास, 3 निर्दलीय, 1 यूकेडी, इनको मिलाकर 33 कुल 33 विधायक होते हैं कांग्रेस के पास। विधानसभा में सदस्य 70 हैं, लेकिन 9 को अघोषित ठहरा दिया गया था, अयोग्य ठहरा दिया गया था, जिनमें से 61 वहां पर विधानसभा सीटें रहती हैं। और 61 के मुताबिक अगर 33 विधायक भी कांग्रेस के पास यानी कि हरीश रावत सरकार के पास आते हैं तो बहुमत साबित कर सकती है हरीश रावत सरकार। और मेरे साथ इस बीच बीजेपी की तरफ से मुन्ना सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, जो फैसला नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आ गया है, ये फैसला हरीश रावत सरकार के पक्ष में आ गया है और ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन है। हरीश रावत सरकार के पक्ष में कोई फैसला नहीं है। इनफैक्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के और रेबल एमएलए की उस बात को एक तरीके से मुन्ना सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी नैनीताल हाईकोर्ट के से क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। थैंक यू। धक्का नहीं करी, किसी को नहीं मिलेगा नहीं तो ठीक है। मोबाइल नीचे और एक एएनआई कहाँ है? एएनआई आपको देना है सबको, बार-बार नहीं आप देते नहीं है। वो फोन आज तक 18 मोबाइल समीर मोबाइल नीचे पीटीआई का 18 मेरे हाथ में 4-5 है। बार-बार नहीं बोल रहा है। अमित, कैन यू नोट डाउन? समीर मोबाइल नीचे कर ले। एक फोटो मार लो यार। रेडी? इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। प्लीज बोलिए नहीं बीच में। The matter was argued extensively, almost over 2 days. The learned High Court has passed an order, which according to us, and of course everybody will have their own interpretation, accepts the point that despite President's rule, there is enough scope for judicial review to allow a floor test to take place. The floor test was asked by us on the basis of past precedents of the Supreme Court, which shows that the floor test is a paramount consideration. And
mere horse trading allegations will not justify presidential rule and stop floor test. Secondly, in a sense, the court has implemented what the governor had thrice said, namely a floor test on 28th, and the chief minister had twice agreed, namely 5 times in writing, that the floor test should be there. Only difference is that because 28th has passed, it is now on 31st. Thirdly, the court has allowed only, I repeat, only for purposes of counting, voting by the disqualified as well as the non-disqualified MLAs, but has specifically said 2 things. One, that their votes of the disqualified will be treated and kept separately for identification. Secondly, that they will be subject to the final outcome. Namely, unless the disqualification is removed and today's disqualification stands, the votes will not be counted as a valid vote. They'll simply be voted but kept separately. These are 2 fundamental points which are very important, which I believe that the other side, the respondents, are trying to distort and not present faithfully. I think it's an order where both sides will consider their legal recourses, but for the time being, there is a floor test, and the floor test will permit only voting by disqualified persons whose votes will be kept separately subject to the outcome. मैं समझता हूँ 2 दिन के बहुत व्यापक दलीलों के बाद उच्च न्यायालय ने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें की हैं। पहली बात, 356 राष्ट्रपति शासन के आदेश के बावजूद, मैं दोहरा रहा हूं, उसके बावजूद जो मंशा और उद्देश्य था माननीय राज्यपाल के आदेश का कि 28 तारीख को एक फ्लोर टेस्ट हो, उसको कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने। सिर्फ तिथि बदली है 28 से 31 मार्च, यानी जो 3 बार राज्यपाल ने आदेश दिया था लिखित रूप से कि फ्लोर टेस्ट हो, सदन में हो, हाउस में हो, और जो 2 बार मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिख के कहा था कि मैं चाहता हूं फ्लोर टेस्ट, उस बात को कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने 31 तारीख को, क्योंकि 28 निकल गई थी। नंबर 2, उसने किसी रूप से जो डिस्क्वालिफिकेशन है, निरस्ता है, लंबित जो है ये MLAs 9, उसको हटाया नहीं है। सिर्फ वोटिंग के काउंटिंग के लिए, सिर्फ गणना के लिए अलग से वोट करके उसको अलग से देखने के लिए अलग कवर में रखने का आदेश दिया। तीसरा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश पे ये निर्णय लिया जाएगा। अभी वो सभी वोट रखे जाएंगे जो डिस्क्वालिफाइड MLAs के हैं अलग से। मैं समझता हूं कि आज ये पूरा मूल जो भिन्नता है डिस्क्वालिफाइड और नॉन डिस्क्वालिफाइड MLAs की, वो वैसी ही बरकरार है। उच्च न्यायालय निर्णय करेगा, लेकिन सिर्फ गणना के लिए, गणना के उद्देश्य से ये आदेश किया गया है। जहाँ तक इसके आदेश का इंटरप्रिटेशन का सवाल है, अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन और इसके बाद क्या किया जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ी खंडपीठ में या उच्चतम न्यायालय में वो हर पार्टी अपने रूप से पक्ष देखेगी। लेकिन मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि पूरी कानूनी कार्रवाई व्यापक रूप से हुई है और एक आदेश हुआ है जिसके और विस्तार से कारण अभी नहीं आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मूल रूप से मंशा थी, उद्देश्य था राज्यपाल का और मुख्यमंत्री का कि फ्लोर टेस्ट हो, उसको कार्यान्वित किया गया है। किन ग्राउंड्स में आपको ज्यादा रिलीफ मिला है? मैं बाकी पूरा वापस रिपीट करूँ, पूरा वापस मेनली ग्राउंड तो वही है। तो 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे हरीश रावत। आपने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना, उन्होंने कहा कि जो 9 बागी विधायक हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा, वो भी शामिल होंगे इस वोटिंग में, लेकिन अलग से उनकी वोटिंग ली जाएगी, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी कहते हुए नजर आए। तो 31 मार्च को बहुमत साबित करेंगे हरीश रावत सरकार। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया राज्य में, इस राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची और उस याचिका पर यह फैसला आया है। फैसला ये कि 31 मार्च को बहुमत साबित करना होगा हरीश रावत सरकार को। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन क्यों लगा और राज्यपाल ने केंद्र सरकार को राजनीतिक और संवैधानिक हालातों पर क्या रिपोर्ट दी। उत्तराखंड में लगा राष्ट्रपति शासन।
केंद्र ने कैबिनेट की बैठक के बाद राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने स्वीकार की केंद्र की सिफारिश। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर मंजूर हुई सिफारिश। केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई थी। उत्तराखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी। विधानसभा को भंग नहीं किया गया बल्कि निलंबित रखा गया। सरकार के मुताबिक धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा था, ये भी हम आपको बताते हैं। फेल होता है तो इस्तीफा देना होता है। स्वतंत्र भारत में पहला उदाहरण है जब एक फेल बिल को बिना वोट के लिए पारित होने की घोषणा कर दी गई। 18 तारीख के बाद से जो सरकार चली है वो असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विनियोग विधेयक गिरने पर इस्तीफा नहीं दिया और सत्ता में बने रहकर राज्य को गंभीर संवैधानिक संकट में धकेला। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में संख्या बल को प्रभावित करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की कवायद शुरू कर दी। विधानसभा को निलंबित करने का फैसला सार्वजनिक होने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों को निलंबित कर दिया है। इस तरह इस कार्रवाई के बाद संवैधानिक संकट और बढ़ गया है। और मेरे साथ इस बीच बीजेपी की तरफ से मुन्ना सिंह चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, सवाल मेरा आपसे ये कि कांग्रेस की तरफ से जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया गया, इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची और फैसला ये आ गया है कि 31 मार्च को साबित करना होगा अब हरीश रावत सरकार को बहुमत। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? ये हम वही पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं जो जेटली साहब ने कहा था और लगभग हाई कोर्ट ने उसी पोजीशन को इस फैसले में समर्थन किया। और हाई कोर्ट ने यदि इस फैसले का पूरा इंटरप्रिटेशन देखें तो हाई कोर्ट ने भी ये 9 लोगों को वोट का राइट दे करके और ये कह करके कि फ्लोर टेस्ट होगा और वॉइस वोट से नहीं होगा बल्कि प्रॉपर डिवीजन होगा, वोट काउंट होंगे और डिस्क्वालीफाइड, जिनको डिस्क्वालीफाइड का स्पीकर ने उनके वोट अलग लिफाफे में रखे जाएंगे और रेस्ट के वोट अलग लिफाफे में रखे जाएंगे और दोनों तरह के वोट सील्ड कवर में हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगे। तो प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट ने जो हमारी डिवीजन की मांग को था उसे स्वीकार कर लिया और जब डिवीजन की मांग को स्वीकार कर लिया तो इनडायरेक्टली हाई कोर्ट ने इस बात को भी मान लिया कि उस दिन विनियोग विधेयक को जिसे पारित घोषित किया गया स्पीकर के द्वारा वो गलत था, उसके पक्ष में बहुमत नहीं था क्योंकि 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और नॉट डिस्क्वालीफाइड, तो ऑब्वियसली सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी। अब बाकी जब डिटेल जजमेंट की जो बहुत डिटेल फाइन डेफिनेशन है, फाइन पॉइंट्स है, उसको लीगली हम एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट ने जो ये 9 के 9 आपके साथ है, 9 के 9 विधायक। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को भी परोक्ष रूप से सपोर्ट करने का काम किया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। ये 9 के 9 विधायक आपके साथ हैं विधानसभा में? नहीं, 9 के 9 विधायक मतदान करेंगे। विधायक किसको मतदान करता है, हाई कोर्ट ने माना है विधायक अधिकार है। एमएलए कैन नॉट बी डिनाइड फ्रॉम हिज फंडामेंटल राइट टू वोट। तो यही बात हम निरंतर कहते रहे। उस दिन यदि उन 9 विधायकों को उनका जो फंडामेंटल राइट था उसके मुताबिक स्पीकर साहब मत विभाजन करा देते तो सरकार गिर गई थी उस दिन भी। यही भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन थी। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है, कुछ देर पहले हरीश रावत की तरफ से भी हमने ये सुना कि जो कुछ भी वहां की सियासत में चल रहा है, उत्तराखंड की सियासत में, उसके पीछे आपका षड्यंत्र है। अब जो फैसला ये आ गया है कि 31 मार्च को बहुमत साबित करना होगा कांग्रेस के पक्ष में, ऐसे में आपकी छवि राज्य में कहीं ना कहीं खराब हो सकती है जनता के बीच। टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट होना है और उसमें हाईकोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि हरीश रावत जी जो खरीद फरोख्त कर रहे थे वो अच्छा कर रहे थे, कहीं उनको क्लीन चिट नहीं दिया गया, कहीं उनको ये नहीं कहा गया। केवल ये कहा गया कि भाई आपको 28 तारीख को फ्लोर टेस्ट का मौका दिया गया था, आपको फ्लोर टेस्ट का जो मौका था क्योंकि वो डिनाई किया गया इसलिए फ्लोर टेस्ट का मौका आपको 31 दिया जा रहा है। लेकिन कहीं पर भी हरीश रावत जी जो कुछ ये तमाम सारी कहानियां गढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहीं पर भी इसको अपने जजमेंट में समर्थन नहीं दिया। कहीं हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कहीं ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बहुमत में थे, कहीं ये नहीं कहा कि बिल सही तरीके। सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो
बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति को ये कहा गया था सिफारिश के दौरान कि उत्तराखंड में खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, सब कुछ असंवैधानिक हो रहा है वहां पर, और ऐसे में जरूरी है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा जाए। तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल वहां पर किया गया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस गई और आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसला ये कि अब 31 मार्च को बहुमत हरीश रावत सरकार को पेश करना होगा। सवाल यही बना हुआ है कि क्या हरीश रावत बहुमत साबित कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।